गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 9 दिसंबर और आज हम लोग बीपीएससी इम्पोर्टेंट टॉपिक के तहत पढ़ेंगे पंचायती राज। और पंचायती राज के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट तथ्य की आपको जानकारी भी दे दें कि हो सकता है कल परसों मतलब बीपीएससी के लास्ट एग्जाम तक, एग्जाम 13 को है तो 14 तक हमारा वीडियो आपको नहीं आए, लेकिन करंट अफेयर्स का पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे। कोशिश करेंगे कि बीच में कुछ इम्पोर्टेंट जो जितने भी साइंस में हो या हिस्ट्री में हो जो पूछा जाता है उसका शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दें कि चैप्टर आप ये जरूर देख लें। और साथ ही साथ ये भी कि अब जो है आप लोग कोई नया किताब नहीं पढ़ें, जितना हो सके रिवीजन कर लें और करंट अफेयर्स को देख लें। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं ने पंचायती राज के बारे में भी सोचा। और पंचायती राज चूंकि विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है कि पंचायती राज जो राज व्यवस्था की कैसी इकाई है, तो ये एक विकेंद्रीकृत इकाई है। तो स्वतंत्रता के बाद अनुच्छेद 40 जो कि भारत के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है की व्यवस्था की गई। और इस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि पंचायत सरकार पंचायतों की गठन के बारे में आगे चल के या पंचायतों का गठन करेगी। चूंकि जब नीति निर्देशक तत्व में किसी भी आर्टिकल को ऐड किया जाता है या गया है तो इसका मतलब यह है ये आगे की सरकार कर सकती है, ये ध्येय था संविधान निर्माताओं का। उसके बाद अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंप दिया गया। इस तरह पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया भारतीय संविधान में। अब आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि आखिर उस समय जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय पंचायती राज व्यवस्था की बारे में क्यों नहीं लिखा गया या पंचायती राज व्यवस्था का व्यवस्था क्यों नहीं किया गया। यह इसलिए नहीं किया गया कि इसमें संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में चर्चा किया और चर्चा होने के बाद बी.आर. अम्बेडकर इसके विरोध में थे पंचायती राज के। उस समय बी.आर. अम्बेडकर का यह मत था कि अगर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाएगा तो पुनः हो सकता है कि एक स्थिति ऐसी बन जाएगी टकराव की। तो ओवरऑल कहें तो बी.आर. अम्बेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, अतः उस समय पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हो सका और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत कर दिया गया, ये आगे के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी बता दें, इससे पहले भी स्थानीय स्वशासन की से संबंधित कुछ मुद्दों को सरकार द्वारा, जब ब्रिटिश सरकार थी उसी समय उठाया भी गया था। इसी संदर्भ में आप देखेंगे 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को C.E.H. होब्स हाउस द्वारा केंद्रीयकरण पर रॉयल कमीशन के गठन पर बल दिया गया था कि ये केंद्रीकरण स्थानीय स्वशासन को एक तरह से जो है बढ़ावा दिया जाए। वहीं पर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र पर स्थानांतरित कर दिया। दैट मीन्स कि स्थानीय सरकार किस प्रकार होगी, वो प्रांत जो
उस समय था, जैसे बिहार एक प्रांत बन गया था, बंगाल एक प्रांत, महाराष्ट्र एक प्रांत, तो प्रांत पर छोड़ दिया गया था। और फिर आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 246 में इसका वर्णन किया गया। लेकिन कुछ समय के बाद आपको ये पता होगा कि संविधान निर्माण के कुछ समय बाद भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो जाती है। और हालांकि उनकी मृत्यु जो है 1954-55 के आसपास होती है, 55 में। तो उससे पहले इसी तरह की पंचायती राज व्यवस्था के समांतर कुछ इकाई को डेवलप करने की बात सरकार करती है। और ये था 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती के पूर्व संध्या पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करना। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लाया गया था, तो 2 अक्टूबर 1952 को। यह पुनः रिपीट किया जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद बता दें, इसकी प्रेरणा जो ली गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, इसको अमेरिका विशेषज्ञ अल्बर्ट मेन द्वारा शुरू किए गए इटावा परियोजना से इसकी प्रेरणा ली गई थी। और बाद में चलकर क्या होता है कि 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सहयोग से राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत भी की गई। लेकिन यह कार्यक्रम अधिक दिनों तक नहीं चल सका और यह विफल हो गया। CDP दैट मीन्स सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और इसके विफलता में बहुत सारे तथ्य थे, तो उस पर नहीं जाते हैं। अब आपको बता देते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम फ्लॉप हो चुका था, विफल हो चुका था। अतः 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यकरण पर विचार करने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 में। ये भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है किसके लिए किया गया था बलवंत राय मेहता की समिति। ये पंचायती राज के लिए नहीं किया गया था गठन के लिए, अपितु किया गया था ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम को किस तरह सही से चलाया जा सके उसके लिए किया गया था। लेकिन क्या होता है कि समिति ने दैट मीन्स बलवंत राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कमियों को उजागर किया और यह सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाए और इससे ग्राम का विकास होगा। और आपको पता होगा कि उस समय तक तो भारत एक ग्रामीण देश था। भारत अभी भी देखेंगे, भारत में सिर्फ 31.4% ही लोग 2011 की जनगणना के अनुसार गांव शहरों में रहते हैं। दैट मीन्स अभी भी ज्यादातर लोग कहां पर रह रहे हैं? गांव में। उस समय और ज्यादातर लोग गांव में रहते थे। अतः त्रिस्तरीय व्यवस्था दिया बलवंत राय मेहता समिति ने और कहा कि एक पंचायती राज व्यवस्था हो। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय होगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इन तीनों के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा पहले भी कर चुके हैं और अभी भी चर्चा करेंगे आगे के पेज में। आपको ये बता दें पहले कि ये तो बलवंत राय मेहता समिति थे, इन्हीं के रिकमेंड पर, इन्हीं के सुझाव पर सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर, ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा गया है। नागौर जिले में पहली बार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। दूसरा जो राज्य बना
पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 1 नवंबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। कौन सा? बलवंत राय मेहता वाला त्रिस्तरीय, ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको देखेंगे असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, इन सब राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था लागू किया। लेकिन यह पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ रूप से नहीं चल रही थी। उसके बाद क्या होता है, 1977 में जनता सरकार बनती है। जनता सरकार, कांग्रेस सरकार 1977 में, चूंकि आपको पता होगा कि आपातकाल इंदिरा गांधी द्वारा लागू होता है। आपातकाल के बाद जो है एक मुहिम चलता है पूरे भारत में और कांग्रेस की सत्ता समाप्त होती है। 1977 में जनता सरकार बनती है और जनता सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया और पंचायती राज की अवधारणाओं में एक नया सूत्रपात हुआ, एक नए दृष्टिकोण आया। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1977 में। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज संरचना की अनुशंसा की, ये भी पूछा गया है, याद रखना है। और जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत शामिल किया गया था, ये पूछा गया है। और आपको ये भी बता दें यहीं पर कि द्विस्तरीय पंचायती राज आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अभी है, अन्यथा हर जगह, हालांकि वेस्ट बंगाल भी अभी नया वहां पर कानून आया फिर चेंज किया है, लेकिन प्रारंभ में कहें तो द्विस्तरीय व्यवस्था पश्चिम बंगाल में लागू था। अभी वर्तमान में त्रिस्तरीय व्यवस्था हर जगह लागू है। तो ये भी याद रखना है आपको। कब होता है अशोक मेहता समिति? उसके बाद का गठन। अब उसके बाद देखते हैं समिति की अनुशंसा के आधार पर कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने इस व्यवस्था को प्रभावी से लागू किया। तो कर्नाटक ने भी लागू किया था द्विस्तरीय व्यवस्था। लेकिन आगे चलकर बाद में क्या होता है कि अन्य समितियों का भी गठन किया गया। अब अन्य समितियों का गठन क्यों किया गया ये भी जान लें, क्योंकि अब 1977 के बाद आप देखेंगे 1980 आते आते जनता सरकार खत्म हो जाता है, पुनः जो है कांग्रेस की सरकार आती है और कांग्रेस सरकार पुनः समिति का एक गठन करती है। इसी समिति का नाम आपको याद रखना है, हनुमंत राव समिति। 1983 में इसका गठन हुआ था। GVK राव समिति 1985 में गठन हुआ था। LM सिंघवी समिति 1986 में गठन हुआ था। PK थुंगन समिति 1989 में गठन हुआ था। हरलाल सिंह खर्रा समिति ये 1990 में गठन हुआ था। तो ये सब पंचायती राज से था, जबकि सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित था। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्य से संबंधित। लेकिन इस समिति ने पंचायती राज के बारे में भी बताया था, जानकारी दी थी। तो इसको हालांकि यहाँ पे याद नहीं ही रखें। हनुमंत राव समिति, JVK राव समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, हरिलाल समिति। यहाँ पर हम अपना एक शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से कि हनुमंत राय समिति ये बहुत लोग नहीं जानता था और बुक में भी नहीं था। जब UPPCS ने इसके बारे में पूछा और हनुमंत राय समिति को भी इंक्लूड किया, तब बहुत सारे बुक इसमें को छापने लगे। यही कारण है कि यहाँ पर इन दो समितियों का नाम भी दिया गया है। जबकि आप ज़्यादातर बुक में देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, उसके बाद जो है आप देखेंगे JVK राव समिति। इन 3 समितियों का नाम पंचायती राज से संबंधित देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पूरा सारा डाटा एक जगह है, इसलिए हमने आपको शेयर किया कि अगर ऑप्शन में दे और इनमें से सभी दे, जैसे कि UPPCS में पूछा था, तो आप क्वेश्चन को सही कर पाएं। तो ये था
विभिन्न समितियां। आगे चलते हैं, JV राव समिति की बात करते हैं। तो JV राव समिति 1985 में गठन किया गया था। इस समिति ने जिलों को योजना की बुनियादी इकाई बनाने और नियमित चुनाव आयोजित कराने की सिफारिश की, जबकि LM सिंघवी ने पंचायतों को सशक्त करने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने की बात कही तथा अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश भी की। तो ये भी आपको याद रखना है, इसको स्टेटमेंट की तरह पूछा जा सकता है कि किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही और उसे अधिक वित्त संसाधन सौंपने की बात कही। तो LM सिंघवी समिति ने, जो कि 1986 में जिसका गठन किया गया था, उसने कही। अभी तक ये ध्यान में रखना है आपको, इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ है। संवैधानिक दर्जा कब मिलता है? तो 1992-93 में। तो उससे पहले कुछ घटनाक्रम देख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि राजीव गांधी की सरकार में 64वां संशोधन विधेयक आता है और राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। तो ये 64वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ये भी पंचायती राज से संबंधित है। ये हालांकि ये विधेयक डाउन हो गया था, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। उसके बाद देखते हैं, कुछ समय के लिए यह पेंडिंग में चला गया था, लेकिन जब PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके कार्यकाल में जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित होता है और यही संविधान संशोधन एक संवैधानिक दर्जा लेकर आता है पंचायती राज व्यवस्था को। तो हालांकि 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में संसद में पारित किया गया था, लेकिन यह लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को यह संविधान 73वां संविधान संशोधन लागू होता है और साथ ही साथ 74वां संविधान संशोधन भी लागू होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि 73वें और 74वें संशोधन की विशेषता क्या थी। तो 73वें और 74वें संशोधन में को दो भागों में बांटा गया था। एक था भाग 9 जो कि पंचायती राज। इसको इस तरह से समझिए कि संविधान में जो है दो भाग को इंक्लूड किया गया इसके द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है UPPCS में कि पंचायती राज से संबंधित कौन सा भाग है? तो भाग 9 है, ये याद रखेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करता है, उसमें ऑप्शन में आर्टिकल 40 भी दे देता है और यह भाग जो है आपको 4 भी दे देगा, जो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये भाग 9 है पंचायती राज से संबंधित। वहीं पर देखेंगे भाग 9 का A नगर पालिका से संबंधित है। ये दोनों भाग भी आप लोग याद कर लेंगे, UPPCS में पूछा गया है, बिहार में पूछे जाने की संभावना है। आगे चलते हैं, 73वां और 74वां संशोधन के बारे में कुछ जानकारी और लेते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाई के रूप में ग्राम सभा, वार्ड समितियां नगर पालिकाओं में रखा गया। वहीं पर क्या किया गया कि 20 लाख से कम उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई और इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 243 में। आपको ये बता दें कि जैसा कि ऊपर भी बता चुके हैं कि 243 आर्टिकल 243 वर्णन करता है पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज नहीं कहे स्थानीय स्वशासन के बारे में। और इसी आर्टिकल में A, B, C और आगे चल के A का A,
1, एका, 2 इस तरह से जो है विभिन्न आर्टिकल को इसमें समाहित किया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू किया गया। सभी स्तरों पर सीट को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाना सिद्ध किया गया या भरा जाना यह किया गया कि सभी सीट को निर्वाचन के द्वारा भरा जाएगा और इसका वर्णन अनुच्छेद 243C के 2 के अंतर्गत किया गया। अब आगे देखते हैं हम लोग 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट का आरक्षण किया गया। सभी स्तरों पर पंचायत के अध्यक्ष के पद भी जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अनुपात के आधार पर आरक्षित किया गया। एक तो आरक्षण ऐसे दिया गया, उसके बाद सभी स्तरों पर भी आरक्षण दिया गया। उपलब्ध सीटों की कुल संख्या से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी, ये भी व्यवस्था किया गया। सभी स्तरों पर अध्यक्षों के 1/3 पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित किया है, ये वर्णन किया गया 243 के डी के अंतर्गत। प्रतिनिधियों के लिए एक समान 5 वर्षीय कार्यकाल निर्धारित किया गया और कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए निकायों के गठन और निर्वाचन की प्रक्रिया पूरा करना ये भी बताया गया। प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होंगे जो कि मतगणना या चुनाव करवाएगा, ये 243 के में इसका वर्णन किया गया। तो ये आप देखेंगे 73वें संविधान संशोधन द्वारा इन सब का वर्णन किया गया और साथ ही साथ कुछ व्यवस्था किया गया कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पंचायती राज लागू नहीं होता है। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य और भी बता दें जो कि पूछा भी गया है कि 11वीं अनुसूची, हाँ ये भी एक ध्यान में रखेंगे कि भाग जो है भाग 9 है और नगरपालिका के लिए 9 का ए है। वहीं पर अनुसूची 11 है किसके लिए, पंचायती राज के लिए, और अनुसूची 12 है किसके लिए, नगर पालिका के लिए। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब अनुसूची 11 में जो है 29 कार्यों को दिया गया जो कि पंचायत करेगा और नगर पालिका को 18 कार्य दिया गया जो कि नगर पालिका करेगी 18 कार्य। तो 29 कार्यों, नगर पालिका को कितने कार्य दिए गए हैं, 29 कार्य, ये पूछा जा चुका है बीपीएससी में। संभावना है कि अब आपको नगर पालिका के बारे में पूछ ले, तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे प्रावधान थे पंचायती राज व्यवस्था से। ये ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए था, पूरे भारत के लिए था, क्योंकि पार्लियामेंट द्वारा इसको पारित किया गया था। लेकिन जैसा कि ऊपर भी बता चुके हैं कि इसमें यह भी वर्णन किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की जिम्मेवारी और उससे संबंधित कानून बनाने की जिम्मेवारी राज्य विधानसभा को दे दिया गया था। तो राज्य विधानसभा इसमें चेंजिंग कर सकता है। तो इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि विभिन्न स्टेट में कुछ डिफरेंट मॉडल भी आपको देखने को मिलेगा। उसी डिफरेंट मॉडल के अंतर्गत अब हम लोग बिहार के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल से बहुत ही अच्छे से समझाए हैं बिहार की राज व्यवस्था के अंतर्गत। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको किस प्रकार चुनाव होता है, कैसे बिहार में चुनाव होता है, किसका अप्रत्यक्ष रूप से किसका प्रत्यक्ष रूप से, बहुत ही डिटेल्स में बताया है। तो अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम मोटे तौर पे आपको बता देते हैं बिहार के संदर्भ में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न बिहार बीपीएससी में आते हैं, बिहार के अन्य एग्जामों में भी। तो चलिए
बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में 73वां संविधान संशोधन बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा लागू हुआ और बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 से बिहार में कार्यरत है। लेकिन 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम बनाया गया और पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाया गया। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम वर्तमान स्वरूप में कब आया, तो 2006 में ये पूछा गया है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रावधान किए गए वो प्रावधान थे त्रिस्तरीय, और ये त्रिस्तरीय क्या क्या थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। साथ ही साथ ये व्यवस्था किया गया कि महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण होगा और यह 50% आरक्षण पंचायती राज में लागू करने वाला बिहार पहला स्टेट था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, पिछड़े वर्ग के सभी स्तरों एवं पदों पर 20% आरक्षण होगा, यह भी व्यवस्था किया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्गों को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा, यह भी इस अधिनियम 2006 में वर्णित किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों पर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, ये भी व्यवस्था कर दिया कि अधिक आरक्षण तो होगा लेकिन 50% से अधिक नहीं होगा। पंचायती राज के निर्वाचन पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के अधीन होगा। अब आपको बता दें कि 2023 और 22 और 23 के अनुसार जिला परिषद और पंचायत समिति ये कितने हैं बिहार में, तो जिला परिषद 38 हैं, पंचायत समिति 533 है और ग्राम पंचायत 8058 है। वहीं ग्राम सभा के अब एक एक इकाई के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। डिटेल्स वीडियो आप जाके उसके देखें, पूर्व में जो बता चुके हैं। तो ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये सब जो है आता है सारा का सारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही, आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बारे में हालांकि बता चुके हैं, चलिए मोटा मोटी देख लेते हैं। ग्राम सभा पंचायत राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है और ग्राम सभा में सभी गांव के मतदाता इसमें शामिल होते हैं और ग्राम सभा की बैठक 2 बैठक के बीच जो है 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, वर्ष में 4 बैठकें होनी चाहिए। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता मुखिया करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया करता है। उसके बाद ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्यों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनता है और 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन करने की बात कही गई है और ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, और इसके बारे में आगे एक डायग्राम में है तो डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। वहीं पर ग्राम कचहरी की बात करें तो आपको अभी देखें क्या, ग्राम कचहरी, उसके बाद ग्राम कचहरी के बाद ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ये तीनों एक में ही आता है। ग्राम कचहरी के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में न्यायिक कृतियों के लिए ग्राम कचहरी होती है और ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता है। उसके बाद उप सरपंच होता है। इस सब के बारे में आगे एक डायग्राम से हम आपको समझाएंगे। पंचायत समिति को देख लेते हैं। पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर होता है और ये पंचायती राज व्यवस्था का दूसरी इकाई है। त्रिस्तरीय में ये दूसरी इकाई है और ये 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का सदस्य निर्वाचित होता है और यह निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान से होता है और यह निर्वाचन प्रमुख पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख और उप प्रमुख को चुनता है। तो पंचायत समिति का पहले चुनाव होता है, उसी में से फिर प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव होता है।
उसके बाद हम लोग जिला परिषद को देख लेते हैं, जो कि तीसरी इकाई है हायरार्की में। तो जिला परिषद, इसका भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है जिला परिषद का, लेकिन जिला परिषद जो चुने जाते हैं उससे फिर एक अध्यक्ष चुना जाता है, और वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और जिला परिषद जो चुना जाता है यह 50,000 की जनसंख्या के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता है। आगे जो है देखते हैं हम लोग। अब ये डायग्राम की मदद से आप सारा समझ सकते हैं। मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, और ये त्यागपत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को देता है। उप मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जिला पंचायत राज अधिकारी को ये त्यागपत्र देता है। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष रूप से होता है, मुखिया को ये त्यागपत्र देता है। प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुमंडल दंडाधिकारी को ये त्यागपत्र देता है। उप प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रमुख को त्यागपत्र देता है। पंचायती समिति का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, और ये प्रमुख को अपना त्यागपत्र देता है। जिला परिषद अप्रत्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और जिला दंडाधिकारी डीएम को ये त्यागपत्र देता है। जिला परिषद उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिला परिषद के अध्यक्ष को ये त्यागपत्र देता है। जिला परिषद के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जिला परिषद के अध्यक्ष को ये त्यागपत्र देता है। पंचायती सरपंच ये प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, और ये जिला पंचायत राज अधिकारी को अपना देता है त्यागपत्र। उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से, पंच प्रत्यक्ष रूप से, और सरपंच को ये देता है। वहीं पर 74वां नगरीय शासन की बात करें तो नगरीय शासन ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू किया है। भाग 9 के क में इसको शामिल किया गया है, और 12वीं अनुसूची में इसके बारे में हम बता चुके हैं। 18 कार्यकारी विषय होते हैं इसके अंतर्गत, ये भी पहले चर्चा हम कर चुके हैं। और इसके अंतर्गत भी त्रिस्तरीय संरचना होती है, नगर पंचायत होता है, नगर परिषद होता है, और नगर पालिका होता है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 पारित करके किया गया था, जबकि पंचायती राज अधिनियम 2006 पारित करके इसको लागू किया गया था। तो ये याद भी रखेंगे 2007। और वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकाय 261 है, नगर निगम 19, नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना हो सके आप लोग शेयर करें, और विभिन्न एग्जामों में आपको जरूर फायदा करेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।